तो दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। सीरीज़ से मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतना बड़ा है कि वो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो इसलिए हम उसको पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो पार्ट्स को हम सीरीज़ बोल रहे हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं एज ऑफ चौसर। तो दोस्तों, आपको लिए चलते हैं चौसर के एज में। आइए स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एज ऑफ चौसर की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1343 टू 1453, यानी दोस्तों 1343 से 1453 एडी तक मानी जाती है एज ऑफ चौसर। चौसर का जो जन्म था दोस्तों, उस पर बहुत सारा विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि 1340 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं उनका जन्म 1343 में हुआ था, यानी 43 में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं 43, यानी 1343। तो दोस्तों, एज ऑफ चौसर जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि 1343 से लगा करके 1453 एडी तक चलता है। तो इस एज के अंतर्गत क्या क्या होता है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आता है इस एज का इम्पोर्टेंट चीज़, वो आता है एज ऑफ ट्रांजिशन। यानी ये जो चौसर की एज है, इसको एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? एज ऑफ ट्रांजिशन इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि मॉडर्निज्म वॉज टेकिंग प्लेस द मेडिवियल पीरियड। आधुनिकवाद जो है वो मध्यकालीन युग की जगह ले रहा था। अफरा तफरी की एज थी, यानी यहाँ पर ये एज जो है एकदम से उथल पुथल वाली एज थी, अफरा तफरी की एज थी दोस्तों। तो एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए इसको बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 100 ईयर वॉर्स। 100 ईयर्स वॉर यानी 100 सालों का युद्ध। तो 100 ईयर वॉर्स, वैसे तो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा समय के लिए लड़ा गया था दोस्तों। 100 ईयर वॉर्स की शुरुआत मानी जाती है 1337 से 1453 तक ये युद्ध लड़ा गया था, जो 100 वर्षों से भी ज़्यादा वर्षों तक लड़ा गया था। तो हम जानते हैं दोस्तों 100 ईयर वॉर्स के बारे में। तो 100 ईयर वॉर्स किस किस के बीच में लड़ा गया था, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंग्लैंड के राजा थे उस समय एडवर्ड थर्ड। तो एडवर्ड थर्ड फ्रांस और स्कॉटलैंड के दरमियान ये युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसको 100 ईयर वॉर्स बोला जा रहा है दोस्तों। तो जब क्या होता है कि जब युद्ध का माहौल होता है तो 100 ईयर वॉर्स यानी 100 सालों का युद्ध इसको बोला जा रहा है, लेकिन 100 सालों से भी ज़्यादा समय तक ये युद्ध लड़ा गया था। तो युद्ध की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब युद्ध चल रहा होता है तो लिटरेचर में कोई खास वर्क नहीं होता है, क्योंकि युद्ध का माहौल होता है। जितने भी लेखक हैं, जो भी हमारे कवि हैं, ये सब जो है वो डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, पब्लिशिंग नहीं होती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि युद्ध जब चल रहा था तो लिटरेचर इतनी तरक्की नहीं कर रहा था दोस्तों। तो वहाँ पर देखिए एडवर्ड थर्ड, ये जो 100 ईयर वॉर्स था, एडवर्ड थर्ड के बेटे ब्लैक प्रिंस ने भी उनका साथ दिया था इस युद्ध में। तो एडवर्ड थर्ड के बेटे थे ब्लैक प्रिंस और ब्लैक प्रिंस के बेटे थे रिचर्ड थर्ड। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंग्लैंड की हिस्ट्री आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो ये था हमारा 100 ईयर वॉर्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या होता है? ब्लैक डेथ, यानी एज ऑफ चौसर में ब्लैक डेथ। यानी ब्लैक डेथ क्या था? चूहों की वजह से एक महामारी आ गई थी दोस्तों, एक प्लेग आ गई थी। जिस तरह से अभी आपने देखा कि जो हमारा कोविड-19 चल रहा था, यानी ये जो हमारा ये महामारी थी, इसी तरह से एज ऑफ चौसर के युग में एक
चूहों के कारण प्लेग आई थी, जिसको ब्लैक डेथ कहा गया था। और इस दौरान बहुत से लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। अब ये जो ब्लैक डेथ है, यानी जो महामारी है, ये जो प्लेग है, ये चूहों के कारण जो फैला था, ये कई बार आया था। ये 1348 में सबसे पहले आया था, फिर 1350 में आया था, फिर 67 में आया था दोस्तों, फिर 70 में आ गया था, और इस तरह से ये कई बार आया था लौट लौट करके वापस से। अब इसमें क्या था कि जब ये महामारी थी, इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों। विशेष रूप से जो क्लर्जी थे, चर्च के जो पादरी लोग थे, उनकी बहुत ज़्यादा भारी संख्या में मृत्यु हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ था, उनकी मौत के कारण जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो उनकी जगह पर रिप्लेस हो गए थे। तो इससे क्या हो गया था, चर्च में करप्शन बढ़ गया था दोस्तों। अब चर्च के करप्शन के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले थे जॉन वाइक्लिफ। तो दोस्तों जॉन वाइक्लिफ को ही कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों कि हु वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो जॉन वाइक्लिफ वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी करप्शन के खिलाफ। यानी चर्च में जो करप्शन बढ़ रहा था डे टू डे लाइफ में, यानी जो क्लर्जी बोलते थे, जो पादरी लोग बोलते थे, वो ही सब कुछ सही होता था। जो कुछ बाइबल में लिखा होता था वो उस पर कम ध्यान दिया जा रहा था। तो दोस्तों ऐसा इसलिए था क्योंकि लैंग्वेज को समझ पाना मुश्किल था। तो इसलिए जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। और किस तरह से आवाज़ उन्होंने उठाई थी, उन्होंने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो दोस्तों उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसलिए किया था ताकि लोकल पीपल जो है अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में बाइबल को समझें, और जो क्लर्जी हैं जो बेमतलब की बातें अपने उन लोगों के ऊपर थोपते थे वो उनको समझें और एक सुधार आ सके, इस करप्शन के खिलाफ जो है आवाज़ उठ सके। तो सबसे पहले बीज बोने वाले थे जॉन वाइक्लिफ। प्रोटेस्टेंट्स का बीज बोया था जॉन वाइक्लिफ ने। लेकिन दोस्तों जो उनके फॉलोवर्स थे, जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स को लोलार्ड कहा जाता है। तो लेकिन जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, इसी एज में आगे आता है हमारा पीजेंट्स रिवोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजेंट्स रिवोल्ट यानी किसान विद्रोह। तो पीजेंट्स रिवोल्ट जो इंग्लैंड में आया था दोस्तों, वो 1381 में आया था। और ऐसा क्यों हुआ था, पीजेंट्स रिवोल्ट क्यों हुआ था, यानी किसानों ने विद्रोह क्यों किया था। तो देखिए दोस्तों, गद्दी पर बैठ चुके थे, इंग्लैंड की गद्दी पर आ गए थे रिचर्ड सेकंड। और रिचर्ड सेकंड एक ऐसे राजा थे जो डिक्टेटर थे, यानी तानाशाह राजा था रिचर्ड सेकंड। उसने क्या किया था कि प्रत्येक 16 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगा दिया था, और ये टैक्स एकदम से कंपलसरी कर दिया था रिचर्ड सेकंड ने। तो इससे क्या हो गया था कि एक विद्रोह का माहौल इंग्लैंड में पैदा हो गया था। और उस विद्रोह में हिस्सा लेने वाले सबसे पहले, क्योंकि जो टैक्स भरने वाले थे वो किसान लोग थे, तो किसानों से जो टैक्स लिया जाना था वो कंपलसरी कर दिया था रिचर्ड सेकंड ने। तो इसलिए किसानों ने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो चारों तरफ जो है किसान विद्रोह हो गया था। और विद्रोह जो है चरम सीमा पर तब पहुंचा जब वाट टाइलर ने 7 जून को रिबिलियंस को ज्वाइन कर लिया था दोस्तों। यानी विद्रोहियों के साथ ज्वाइन कर चुके थे वाट टाइलर 7 जून को। और 14 जून को उनकी मुलाकात होती है किंग रिचर्ड सेकंड से। और रिचर्ड सेकंड के जब वो मिलते हैं वाट टाइलर, तो वहाँ पर किंग रिचर्ड सेकंड जो है उनकी सारी डिमांड को मान लेते हैं, पूरी तरह से उनकी डिमांड को मान लिया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि 15 जून को, यानी 15 जून को वाट टाइलर की मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश। और उनकी मौत के बाद ये पीजेंट्स रिवोल्ट भी यहीं पर बंद हो गया था दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है दोस्तों। आगे हम इस अपने एज को बढ़ाते रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे
वर्क ऑफ चौसर के वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप मेरे साथ इसी तरह से लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।